सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एटॉमिक मॉडल्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की इस चैप्टर में। ओके, तो जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है, उसके ऊपर अगर चर्चा करें तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द एटम। यस, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है बच्चे उसको हम लोग एटम कहते हैं। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में यही बात डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटम्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। देखिए क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए। डॉल्टन आए, डॉल्टन ने पहले बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है। फिर डॉल्टन के बाद थॉमसन आए, थॉमसन ने हमको ये बताया कि किस तरह का एटम के अंदर का काम होता है, अंदर एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने उस बेसिस पर यह बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उन्होंने उसका स्ट्रक्चर दिया। देन आफ्टर बोहर ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, साथ साथ डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चे वही सारी बातें करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थिंग्स अबाउट द एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इसी चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं बच्चे। तो हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं सबसे पहले कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की अगर जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक मॉडल बच्चे जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक मॉडल होता है जो हमको किसी भी एटम के इंटरनल पार्ट्स की जानकारी देता है। मीन्स दिस इज एटॉमिक मॉडल हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर बाय प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हमें एटम को जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एटम। तो उन्हीं एटम्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है, दैट इज गिव्स अस अ विजुलाइजिंग, एक इंटरनल जो भी एटम होता है उसके इंटीरियर का हमको विजुलाइज देता है बच्चे कि क्या विजुलाइजेशन है एटम में। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि एटम है, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, इनके सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चे। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 में आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही सारे जो एटॉमिक मॉडल्स होते हैं वही एटॉमिक मॉडल्स की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर। तो एटॉमिक मॉडल्स हमें डिफरेंट टाइप के दिए गए। क्या हुआ, सबसे पहले डॉल्टन जी ने, सर जे डॉल्टन वॉज गिवन इन 1807 में उन्होंने हमको क्या दिया था, ये बताया था कि एवरी मैटर या सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा वो एटम होता है जेट, और साथ में उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया था वहाँ पर कि दैट इज मेड अप ऑफ द टाइनी इनडिवाइजेबल पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकता। उससे 90 साल बाद जॉनसन ने, सॉरी जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने इन 1897 आफ्टर द 90 ईयर बाद बच्चे उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। यस, सर जे थॉमसन वॉज सेज दैट कि द एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ इट। उन्होंने कहा कि कोई एटम है, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, बट उसकी कुछ स्पेस होती है, कुछ जगह होती है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में वहाँ पर, जैसे कि एक तरबूज अगर हम लें तो उस तरबूज में डिफरेंट बीज होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ऑफ एन वाटरमेलन। सो द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन वी शो, सो द रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन कैन बी गिवन एज द पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स आर देयर एज अ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो पूरा का पूरा एटम होता है जो स्फीयर के फॉर्म में होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। इनकी बात को और डिस्कस किया उन्होंने जब उससे कुछ सालों बाद 1911 में सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल भी हुआ। उन्होंने अपने मॉडल के थ्रू बच्चे हमको ये बताया कि ये जो एटम है, उन्होंने सर जे थॉमसन का जब मॉडल को फेल करते हुए उन्होंने अपनी बात आगे रखी कि नहीं, ये पूरा जो स्पेस है सराउंड
मतलब जो स्फीयर है, क्या पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ सेंटर में है, इस स्फीयर के सेंटर में है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं नेगेटिवली चार्ज। और बाकी का जो स्पेस है वो हम एज्यूम करें कि वो एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। फिर उन्होंने रे, अल्फ़ा रे पॉजिटिवली चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेस की स्कैटरिंग करी, वहाँ पर उसका जो स्कैटरिंग मॉडल आया उसके थ्रू बच्चे हमको देखने को मिला, हमको ये पता चला कि सेंटर में कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और वो पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से थोड़े से आगे बढ़े तो 1913 में नील बोर ने अपना मॉडल दिया, और उन्होंने एक्चुअली रदरफोर्ड एक बात जो थी उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड एक्चुअली ये नहीं बता पाए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उनका कहना था कि ये रिवॉल्व करते हैं, और ये जो रिवॉल्व करते टाइम अपनी एनर्जी रेडिएट करते जाते हैं। अगर बच्चे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा और वो जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड जब वो रिवॉल्व करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आते 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 इसमें बूम ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को चर्चा में रखते हुए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ख़त्म होने लगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए आ रहा है न्यूक्लियस में, जाके वो न्यूट्रल हो गया, फिर न्यूक्लियस में जाके वो न्यूट्रल हो गया, फिर न्यूक्लियस में जाके वो न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह से तो एटम, एक एटम को ख़त्म होने में ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड्स लगना है। बहुत कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा, तो एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस बात से। तो फिर नील बोर ने अपना मॉडल दिया। उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ डिफरेंट अपनी फिक्स्ड शेल में घूमते रहते हैं। दे आर हैविंग सम द डिफरेंट शेल्स जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाएं, उनको हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल्स में, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक ही एटम में कोई एक ही ऑर्बिट हो। दे ऑल्सो गिवन अस कि बहुत सारे, मतलब एज पर द नंबर, किस तरह से एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे, इस तरह से कितनी शेल्स बन सकती है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारी चीज़ें हमको बच्चे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पता चलती है। एटॉमिक नंबर हम लोग ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। अब जो जितने, ये बात भी हमारे सामने आती है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में। तो ये जो सारी चर्चाएं की गई इन चार महान हस्तियों द्वारा, आपको ये सीखने को मिला है बच्चे यहाँ पर। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन चार महान हस्तियों ने आपको क्या क्या, हमको क्या क्या सिखाया है। इनकी जो खोज है, इन्होंने जो डिस्कवरी करी है, जो हमें ला कर दिया है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है कि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर डाल्टन के एटॉमिक मॉडल की, कि सर डाल्टन ने अपना क्या एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए, डाल्टन ने कुछ थ्योरीज दी। डाल्टन का कहना पड़ा, सबसे पहले तो डाल्टन का ये कहना था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल। हर मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टाइनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो पार्टिकल को हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। इसमें सपोज मैंने कि छोटा सा डॉट लेकर आ गया, ये एक छोटा सा मैंने एक पोर्शन लेकर आया हूँ। अब मैंने कहा कि ये पोर्शन को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो पार्टिकल, उन्होंने कहा कि दिस टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उन्होंने उसको क्या कहा कि वो एटम्स होते हैं। सबसे पहली बात सर डाल्टन ने हमको ये सिखाई। उसके बाद सर डाल्टन का कहना पड़ा कि एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, दे आर आइडेंटिकल बोथ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहा सर डाल्टन ने हमसे? सर डाल्टन ने अपनी सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बच्चे सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल एज वेल एज द फिजिकल, बट द डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा कैसे हुआ? यस, ऐसा हो सकता है। अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो ये जो हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, ये फिजिकली भी सेम नेचर रखेंगे और केमिकली भी इनका नेचर सेम होगा। बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑक्सीजन, अगर हम एक ऑक्सीजन के एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा या ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखेगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होगी हाइड्रोजन के एटम्स की, 10 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, 100 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, उसका कहना है कि सारे हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो फिजिकली और केमिकली सेम नेचर रखते हैं। बट अगर एक हाइड्रोजन है एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है तो दे बोथ आर हैविंग द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कहना पड़ा यहाँ पर कि केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम एटम्स की वो सेम सब्सटेंस के एटम की वो सेम होती है, बट द डिफरेंट सब्सटेंस के एटम की वो डिफरेंट होती है। इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल बच्चे कि सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसा कैसा अगर दूसरा हाइड्रोजन हम लेते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, एक सब्सटेंस है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हमारे पास हो गए बच्चे। ये दोनों एटम आइडेंटिकल है, बट जहाँ हमने एक ऑक्सीजन यहाँ पर लाए, हम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा इनके साथ। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट होगा, दैट विल बी द डिफरेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक डिफरेंट सब्सटेंस है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। यस, अगर हम मॉलिक्यूल में इसको बात करें, हाँ, अगर हम कोई सब्सटेंस में वाटर लेते हैं बच्चे H2O, तो वाटर का जो हर मॉलिक्यूल होगा वो H सेम होगा, वो H2O हर मॉलिक्यूल सेम होगा। बट अगर हम एटम्स की बात करें किसी सब्सटेंस के, तो एटम्स और मॉलिक्यूल में आप लोग बहुत अच्छे से डिफरेंस समझते होंगे। देखो थोड़ा सा मैं वापस जाता हूँ एटम्स पे और मॉलिक्यूल्स की अगर डिफरेंस की बात करूँ, तो एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं बच्चे। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर, जैसे सपोज एक एग्जांपल की अब जो 2 सेम सब्सटेंस के एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल बन सकता है, या 2 डिफरेंट सब्सटेंस के एटम से मिलकर भी मॉलिक्यूल बन सकता है। तो कैसे, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल H2 मैंने लिखा यहाँ पर, इफ आई एम राइटिंग H2 बच्चे, तो H2 जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, बट इट इज कंसिस्टिंग द 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंसिस्ट करके रखता है बच्चे, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो मैंने कहा ऑक्सीजन अगर सिंगल है तो ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, मगर मैं O2 बोलता हूँ तो O2 का मतलब होगा कि यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के क्या हैं, 2 एटम्स है, मतलब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो हमने H2O लिया। दिस H2O इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एटम, ये एटम नहीं कहा जाएगा बच्चे, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ द 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ये। तो 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर कंबाइंड हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है, सो दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल। सो ये जो मॉलिक्यूल बना है बेटा, यहाँ पे जो हम जो H2 और O2 की बात कर रहे थे, ये सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर हम जो H2O की बात कर रहे हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये जो मेन बात होती है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस थोड़ा सा करती है हमारे लिए, ठीक है। मतलब एटम जो होता है इंडिविजुअल किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, वो एक ही पार्टिकल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल सब्सटेंस का सेम प्रॉपर्टी रखने वाला एक ही पार्टिकल होता है वो, तो हम उसको एटम बोलते हैं। बट जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सेम सब्सटेंस के 2 एटम अगर हम कंबाइन कर दें, या 2 से ज़्यादा एटम हम कंबाइन कर दें, या डिफरेंट सब्सटेंस के 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर हम कंबाइन कर देते तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में हमको यही सिखाया। उसका कहना था कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन बोथ, किस किस कंडीशन में, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली भी वो सेम होते हैं बेटा, केमिकली भी वो सेम होते हैं, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, या हम जब बात कर रहे हैं दूसरे सब्सटेंस के एटम्स की, अगर मान लीजिए दूसरे सब्सटेंस के एटम्स हमारे पास आते हैं, तो दूसरे सब्सटेंस के जो एटम होते हैं बच्चे, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, दे आर द डिफरेंट, उनके दोनों के एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी फिजिकली और केमिकली। आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एटम। उसका कहना है कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द मास हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 250 times the mass of the hydrogen atom, while the radius of the heaviest atom is about 10 times the radius of the hydrogen atom। यहाँ ये कहना आप चाह रहे हैं बच्चे हम इस पॉइंट के थ्रू कि जो सब्सटेंस हैं, जो ऑल द एलिमेंट्स हैं, जो भी हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, वो सारे एलिमेंट्स में जो उनका मास होता है वो एक हाइड्रोजन के एटम से 250 टाइम्स ज़्यादा होता है,
और उनकी जो रेडियस होती है, उन एटम्स की जो रेडियस होती है, दैट विल बी 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम की रेडियस हमने सपोज करी कि हाइड्रोजन एटम है, इसकी रेडियस सपोज 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स अपन ने रखी है, तो इससे 10 टाइम्स जो होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द हेवीएस्ट एटम्स विच वर मेड बाय द हाइड्रोजन एंड द एटम इज स्टेबल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये उन्होंने एक बात कह दी थी हमको कि एटम जो होता है स्टेबल होता है, यस, एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उनका ये कहना था कि जो एटम होता है, तो हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि द एटम, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नहीं सॉरी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूट्रल चार्ज रखते हैं, मगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल होता है, तो वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में आता है। ठीक है, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को दर्शाई उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि एटम स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस थिंग्स आर गिवन बाय द डाल्टन। अब डाल्टन के ये मॉडल के फेल होने के पीछे रीज़न क्या रहा? तो सबसे पहला रीज़न तो बच्चे हमने ये पढ़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट, अपना सबसे पहला स्टेटमेंट हमको दिया, तो इन फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उन्होंने कह दिया कि द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर, उन्होंने मतलब ये कहना है कि वो जो पार्टिकल है, दैट टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। तो जो एटम है वो इनडिविजिबल है, इस बात को रॉन्ग प्रूफ करते हुए सर जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ पाया जाता है। हमें इतनी देर से, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला कि द एटम कंसिस्टिंग द न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो वही बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कि डाल्टन के मॉडल को कहाँ फेल होना पड़ा। वो यह नहीं बता पाया कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं और वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या फेल्यूर हुआ उनका? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यू थॉमसन इन 1897, इट वॉज established that the atom can also be divided, hence the model was not accepted। इसलिए डाल्टन का मॉडल क्या हुआ बच्चे? एक्सेप्ट नहीं किया गया। डाल्टन के मॉडल को एक्सेप्ट ना करने के पीछे रीज़न यही रहा, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपने पोस्टुलेट भी सही साथ दिए, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सब्सटेंस मिलकर बनता है टाइनी पार्टिकल से, अगर वो इतना बोल देते तो हम मान लेते, हमको संतुष्टि हो जाती। मगर उन्हीं के 90 साल बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो एटम के अंदर है। इट मीन्स कि द एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। चलिए, तो 1807 में डाल्टन ने अपना रूल दिया, डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए किसी भी सब्सटेंस के बारे में। उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, हर मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और हर मैटर जब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो जो पार्टिकल है वो इनडिविजिबल है। तो उसी के 90 साल बाद इन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, एंड हिज मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। क्या कहा सर जे थॉमसन ने अपने मॉडल में? सर जे थॉमसन का कहना पड़ा कि जो एवरी एटम होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्फीयर। उन्होंने कहा कि स्फीयर के फॉर्म में होता है, और वो जो स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये जो पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और जो पुडिंग में हम जो प्लम्स लगाते हैं, जैसे भाई बहुत बढ़िया है, ये बिस्किट का दिया हुआ लग रहा है मुझे, छोटा सा केक का, तो इस पर चॉको चिप्स लगे हुए हैं, कितनों के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को तो भूख लग रही है यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप बिस्किट ही ले लो अपना। तो बिस्किट की जो पुडिंग होती है, या अगर हम किसी केक को ले, कोई पुडिंग की बात करें, तो जो पुडिंग होती है बेटा, वो जो पुडिंग उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो यहाँ पर ये जो लगे हुए चिप्स होते हैं, हम लोग चोको चिप्स लगाते हैं, किसी को चोको चिप्स पसंद होता है, किसी को वाइट चॉकलेट के चिप्स पसंद होते हैं, तो वो जो लगे होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम लोग वही बात कर रहे हैं। ठीक है,
बेटा कॉन्सेंट्रेट नहीं हटाना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव प्लम्स हैं वो नेगेटिव चार्ज बताते हैं, ये उनका कहना था। तो अगर हम इसको कंसिस्ट करें तो हमने कहा कि ये जो पूरा स्फीयर है इसमें जो जितनी स्पेस है, वो जो स्पेस है वो सारी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताया हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, उसमें लगे हुए प्लम की तरह से बताए थे थॉमसन ने। सो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस अबाउट 10⁻⁻10 मीटर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर, उन्होंने ये कहा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये अपन ने मॉडल देखा तो 10⁻⁻10 मीटर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज द सीड्स इन अ वाटरमेलन। उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब वो एक स्फीयर है, मतलब आपका जो वाटरमेलन है बच्चे वो एक क्या है, एटम है ना, ऐसा मत कंसिस्ट करना, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल लिया गया है। मैंने यही कहा कि जैसे जो स्फीयर है, जो स्पेस है, जो लाल लाल कलर का जो हम लोग खाते हैं वाटरमेलन में, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, है ना, अभी तरबूज का सीज़न भी चल रहा होगा, तो जो तरबूज जो होते हैं, उस तरबूज के अंदर, उस वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ऐसा मत सोचना है ना तुम खाना बंद कर दोगे, वो नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है इस मॉडल में, इस मॉडल में यही एग्जाम्पल लिया गया, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। Plum means the negative charges and the pudding consisting the positively charged sphere। तो थॉमसन ने अपने मॉडल को किस तरह से डिस्क्राइब किया, थॉमसन ने अपने मॉडल में ये डिस्क्राइब किया कि जो स्फीयर होता है, उस स्फीयर में जो स्पेस होती है दैट विल बी द, मतलब स्फीयर खुद पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें कुछ कुछ जगहों पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो द टोटल चार्ज इन एन एटम इज जीरो, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस स्पेस का होगा या उस स्फेयर का होगा या तरबूज के उस लाल रंग का होगा, उतना ही क्या होगा एक एटम में जगह। हम ये बात कर रहे हैं कि उतने जितने सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स की जगह ले रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह ले रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनका ये कहना था कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में जो स्पेस है और स्पेस के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका चार्ज इक्वल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मीन्स द टोटल चार्ज इन एन एटम इज जीरो, सो द एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात कही गई थी सर जे थॉमसन के थ्रू। अब इस मॉडल की क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं इस मॉडल की, तो इस मॉडल ने हमको एक्सप्लेन किया, दैट इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन का हमको फेनोमेना इन्होंने बताया, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयोनाइजेशन को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए। इट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या क्या किया, थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयोनाइजेशन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस डेफिनेटली। आयोनाइजेशन, किसी भी गैस का जब आयोनाइजेशन किया जाता है उसके लिए, और थर्मोनिक इमिशन मतलब जब रेडिएशन बाहर निकलते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली बाय दिस थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने अपने मॉडल में ये चीज़ें सक्सेसफुली एक्सप्लेन करी। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ लाइन स्पेक्ट्रम्स को बताया। क्या लाइन स्पेक्ट्रम्स दिए उन्होंने दो टाइप के लाइन स्पेक्ट्रम्स दिए। सबसे पहला तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात करी। किसकी बात करी, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स एन इमिशन लाइन विल अपीयर इन द स्पेक्ट्रम इफ द सोर्स इमिट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अगर सोर्स स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन अगर इमिट करता है सोर्स, तो एक लाइन, देयर विल बी अ लाइन विच अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम की लाइन हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसका था, उनका इमिशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किस तरह के फॉर्म में दिखता है, लाइन के फॉर्म में दिखता है बच्चे। एंड दिस इमिशन अकर्स व्हेन एन एटम, एलिमेंट और द मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स टू अ कॉन्फिगरेशन ऑफ द लोअर एनर्जी। यहाँ ये कहना पड़ा कि ये इमिशन कब होगा, जब किसी एटम के जो एलिमेंट हैं और जो मॉलिक्यूल्स है, किसी भी एटम में जो एटम हैं, एलिमेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एंड देन रिटर्न टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी पर वापस आ जाते हैं। दूसरा मॉडल उन्होंने दिया द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिया, इमिशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो ये एब्जॉर्प्शन किस तरह से हुआ कि व्हेन द वाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैस, किसी गैस से जब वाइट लाइट पास की गई, सो द गैस इज फाउंड टू एब्जॉर्ब्स लाइट,
गैस क्या कर रही है बच्चे, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, ऑफ द सर्टेन वेवलेंथ, एंड द ब्राइट बैकग्राउंड ऑफ द photographic plate is then crossed by the dark lines that corresponds to those wavelengths which are absorbed by the gas atom. मतलब कि जब उस रेडिएशन को, जब कोई वाइट लाइट जो होती है वो गैस से पास की जाती है, तो ये देखा जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उस गैस ने क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की, कुछ पर्टिकुलर, कुछ सर्टेन वेवलेंथ की क्या हुई, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड जो ब्राइट बैकग्राउंड था ऑन द, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको बाई, जो क्योंकि एक्चुअली देखो गैस के थ्रू पास की गई है, अगर हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी बच्चे, ठीक है, ये हमने एक ट्यूब में गैस है, ठीक है, इस गैस से जब यहाँ से सोर्स से अगर वाइट लाइट को पास किया जा रहा है, ठीक है, तो वाइट लाइट जो हो रही है इसमें से कुछ जो वेवलेंथ है, स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो तो एब्जॉर्ब हो रही है। चलो देखो देखो कुछ क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है, उस गैस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो पोर्शन फोटोग्राफिक प्लेट पर आ रहा है, ये पोर्शन कैसा हो जाता है, दैट बिकम्स डार्कर, ठीक है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी की जो लाइट थी, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो लाइट थी, वो वेवलेंथ की लाइट क्या हो गई, इस गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या हो गई, एब्जॉर्ब कर ली गई। तो वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने के कारण वो लाइट आगे नहीं पहुँचा। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, वो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो जो पोर्शन है वो कैसा दिखने लगा, ब्लैक दिखने लगा। तो ये किस टाइप का एब्जॉर्प्शन है, ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम को शो करता है, दैट इज गिविंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइन एब्जॉर्प्शन, और द एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम भी हम इसको कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल के क्या फेल्योर है, तो सबसे पहला फेल्योर तो यही हुआ कि थॉमसन ने ये कह दिया था कि ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है वो प्लम पुडिंग मॉडल से ये बताना चाह रहे थे कि द एटम कंसिस्टिंग द रेड कलर, उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर जैसे प्लम है, जो पुडिंग है और जो प्लम है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्रॉपरली एबल टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम। एटम में न्यूक्लियस की प्रॉपर पोजीशनिंग को वो नहीं बता पाए। तो ये जो स्पेस था, उन्होंने कहा, उनका तो कहना था कि जो स्पेस है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब स्फीयर एक पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है बच्चे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं कहीं पर इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला फेल्योर क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। एक फेल्योर तो हमने देखा कि वो जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन नहीं बता पाए, और दूसरा कि वो हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम, जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी ये नहीं बता पाए। दूसरी चीज़, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, उस स्कैटरिंग के थ्रू रदरफोर्ड ने हमको ये दिया कि जो एटम होता है, उस एटम इज कंसिस्टिंग अ न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज छोटा स्फीयर और है उसके अंदर, उसका ये कहना था। तो वही चीज़ जो थी वो थॉमसन नहीं बता पाए। दिस आर सम फेल्यूअर्स ऑफ द, ये जो हो रहे हैं, दिस आर सम फेल्यूअर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। मतलब आपको 3 फेल्यूअर याद रखना है, 3 फेल्यूअर से बेटर है आप 2 रखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग है उसी से न्यूक्लियस का बताया गया, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरी चीज़, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी वह नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने अभी 2 मॉडल्स देखे हैं। हमने पहला मॉडल देखा बच्चे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स के क्या प्रैक्टिस थे, डाल्टन ने हमसे क्या क्या कहा, डाल्टन ने क्या पॉस्टुलेट्स दिए, वो हमने सारे डिस्कस करे। फिर उसके क्या फेल्यूअर्स हुए वो डिस्कस करके हम जे थॉमसन के बारे में पढ़े। जे थॉमसन हमसे क्या कहते हैं कि एक प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने दिया, देन आफ्टर उसके क्या फेल्यूअर्स हुए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यूजुअली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ, सर रदरफोर्ड ने जब स्टडी किया, मतलब जो प्लम पुडिंग मॉडल था जे थॉमसन का, उसी मॉडल को स्टडी करते हुए उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक मॉडल दिया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स की, इस तरह से अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हम यहाँ ये कंसीडर करते हैं कि दे आर द हीलियम पार्टिकल्स।
हीलियम के 2 एटम्स को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल हमने बनाया है, ठीक है। ये जो हीलियम पार्टिकल है, जो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल होते हैं, दे आर कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल्स। अब एक्चुअल में रदरफोर्ड के 2 एसोसिएट हुआ करते थे, गीगर और मार्सटन। इन दोनों एसोसिएट को रदरफोर्ड ने कहा कि यू हैव टू परफॉर्म एन स्कैटरिंग मॉडल ऑफ द अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक अपना मॉडल दिया, दैट इज़ द गोल्ड फॉइल मॉडल। जिस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग। इस गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग में बच्चे क्या होता है, they are taking a gold foil approx 10 to the power 2 into 10 to the 2.7 into 10 to the power minus 7 मीटर अप्रॉक्स की, या 2 into 10 to the power minus 7 मीटर अप्रॉक्स की एक गोल्ड फॉइल ली गई। इस गोल्ड फॉइल पर हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को एक तरह से दे स्टार्ट incidenting then alpha particles on the gold foil। उस गोल्ड फॉइल पर बच्चे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, कंटिन्यूस बौछार कराई गई अल्फा पार्टिकल की। और जब अल्फा पार्टिकल्स की जो बौछार हुई, उससे कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट सामने आए। क्या रिजल्ट्स आए, इस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं बच्चे। तो क्या हुआ, ही सेट अ सेटअप। उन्होंने क्या करा, एक वैक्यूम में किस तरह का सेटअप करा। उस सेटअप में उन्होंने क्या करा, एक लाइट बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, कोई भी न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल सोर्स जो अल्फा पार्टिकल इमिट करे, और उन अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से इस गोल्ड फॉइल पर बौछार कराया गया। ही ऑब्जर्व दैट सम पैटर्न्स आर लाइक दिस। देखो कुछ पैटर्न्स इस तरह के दिख रहे हैं आपको राइट कलर से बच्चे, कि कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रही है। अल्फा पार्टिकल गया इस पे गोल्ड फॉइल पर, तो कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ सीधे निकल रहे हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, कुछ ऐसे, कुछ वापस बैक जा रहे हैं। सो ये जो गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्जर्व्स दैट कि ये जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं इस गोल्ड फॉइल पर, दे आर गिविंग सम डिफरेंट। देखो आप इस पूरे रीजन में ये क्या हो रहे हैं बच्चे, दे आर, मतलब कुछ सीधे निकल रहे हैं, कुछ तो डेविएट हो रहे हैं, और कुछ क्या हो रहे हैं बच्चे, सम आर कमिंग बैक टू दिस, वो सेम पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं। सो इन दिस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही इज गिविंग अस सम फेनोमेना दैट, सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्स दैट कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस द गोल्ड फॉइल डायरेक्टली, वो सीधे के सीधे पास गए विदाउट डेविएटेड, उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ बच्चे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सम आर लिटिल डेविएटेड, कुछ डिस्टेंस पर पहुँचने के बाद कुछ लिटिल इस तरह से डेविएट हुए हैं, कुछ इस तरह से डेविएट हुए हैं, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। एंड ही फाइनली ऑब्जर्व्स दैट कि कुछ जो थे वो एकदम 180 वापस आए। क्या देखा उन्होंने अपने मॉडल में, कि कुछ जो पार्टिकल्स थे, सम पार्टिकल्स बच्चे 180 डिग्री, मतलब सेम पाथ को रिट्रेस करके वापस आ रहे हैं। यस, लाइक दिस। व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन देयर, उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर अंदर, कि ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम हमारे वापस रदरफोर्ड को देखें तो ये जो पार्टिकल्स बच्चे यहाँ से जा रहे थे, ये कंटिन्यूसली जाए जा रहे हैं, और कुछ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, कुछ अपने पास को डिवीट कर रहे हैं, कुछ पास हो जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर इस मॉडल में उन्होंने कही, दैट विल बी द एक्चुअल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उससे कुछ पोस्टुलेट्स निकल कर आए, कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे। तो सबसे पहले कि अ बीम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल दैट इज एन हीलियम projected into a thin gold foil, it observed that the most of the alpha particles passes through, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल passes through the foil as if it were empty space। मतलब कि जहाँ पर थॉमसन ने कहा था कि वो जो स्पेस है उन प्लम्स के आसपास जो पुडिंग है
दैट इज कंसिस्टिंग द पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया अगर वो पॉजिटिव चार्ज होती तो ये अल्फा पार्टिकल वहाँ से टकरा कर वापस आता, मगर वो वहाँ से टकरा कर तो नहीं आया, मतलब वहाँ पर कुछ खाली स्पेस है। ही सेड दैट कि देयर इज सम एम्प्टी स्पेस। दूसरी बात उन्होंने कहा कि द सेवरल अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन बाय द लार्ज एंगल्स। कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, देखिए ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ इस एंगल पे हुई हैं, कुछ लार्ज एंगल पे हुई हैं, कुछ अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से, कुछ डिफरेंट एंगल्स पे दे आर, बच्चे क्या हुए, दे आर डिफ्लेक्टेड एंड द फ्यू अल्फा पार्टिकल आर ऑब्जर्व टू बी रिफ्लेक्टेड बैक रिवर्सिंग देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब दे आर रिट्रेसिंग देयर पाथ। कुछ अपने पाथ को, ये यहाँ गया, ये अल्फा पार्टिकल गया नहीं, ये वापस आ गया भैया, अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आ गया बच्चे। तो रिट्रेस करके जब वो वापस आ रहा है, वो गया वहाँ से रिट्रेसिंग करके जब वो वापस लौट रहा है, मतलब कब लौटेगा, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है बच्चे, और वो जब एक सेंटर से वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से टकरा कर वापस आ रहा है, मतलब डेफिनेटली जहाँ से वो वापस लौटा है वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो रिपेल हुआ है, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है। यस, सो he has observed that ki all the positive charges and nearly all the mass were concentrated in a very small volume of nucleus at the center of atom। उन्होंने यही सोच लिया, उन्होंने यही कहा हमसे बच्चे कि यहाँ पर उस सेंटर में, एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज है, कि उसका पूरा का पूरा जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो यहाँ पर सेंटर्ड है, उसके सेंटर में बैठा हुआ, और उसको उसने क्या नाम दिया कि दैट इज़ अ न्यूक्लियस, वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था। एंड द इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जैसे प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट जो होते हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ये जो है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने अपने ऑर्बिट में, उनका कहना था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दिस थिंग्स गिवन बाय द रदरफोर्ड। देन ही ऑल्सो गिव्स अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस बीइंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सच मोशन। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस किसी में, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, और न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटॉन होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन वो इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो वो किस तरह से इक्वल होता है बच्चे, तो हम उसको कहेंगे कि दैट विल बी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो ये जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू दी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चे, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा है सर k q1 q2/r²। अब मैंने कोई मटेरियल लिया, गोल्ड फॉइल लिए, गोल्ड फॉइल लिए तो z क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा बच्चे, ठीक है, Ze उस पर पूरा चार्ज हो जाएगा, मतलब अपने चार्ज क्या क्या हो रहे हैं, एक अपन ने बोला Q1 जो हो रहा है वो Ze हो रहा है मटेरियल के अकॉर्डिंग, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ना, और K तो अपना कांस्टेंट है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कही उसने की r डिस्टेंस पे वो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से जो फोर्स हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना हो गया, k q1 q2/r², q1 q2/r² वाली फॉर्मूले को हम लोग रख लेते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कूलम्ब्स फोर्स है ना, तो अपन ने क्या बोला इसको, दैट विल बी इक्वल टू द k 1/4πε0 k Ze इंटू ई अपॉन r²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी Ze²/r²। तो ये अपने पास क्या आता है, दैट फोर्स आता है। अब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी इसकी, वो जो टोटल एनर्जी होती है, दैट टोटल एनर्जी ऑफ द एटम कैन बी गिवन बाय द टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू बच्चे वो हमको दी जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, तो वो जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी गिवन एज -k Ze²/r²।
2r. That will be the total potential and the kinetic energy or the total energy of the atom can be given by this formula. Okay बच्चे. Now बच्चे we are talking about the distance of the closest approach. बात क्या हो रही है यहाँ पर, closest approach की distance की बात चल रही है कि किस तरह से, मान लीजिए जब हमने बात करी एक एटम के न्यूक्लियस पर, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल की हम बात कर रहे हैं. हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, हमने ये कहा कि कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे के सीधे हो गए, विदाउट अनडेविएट हुए, सीधे के सीधे पास हो जाते हैं. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से डेविएट होते हैं, कुछ ज़्यादा डेविएट होते हैं बच्चे, और कुछ ऐसे होते हैं जो 180 के एंगल में सेम पाथ रिट्रेस करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है, जिस पॉइंट पर जाने के बाद वो रिपल्शन फील करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द न्यूक्लियस इज ऑल्सो हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो रहा है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हम लोग दे रहे हैं बच्चे, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो इससे क्या होता है कि जब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस से बिना टच करे, उस पर टच नहीं होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आती है, जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं. वो जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इसको हम यहाँ पर r0 से डिफाइन कर रहे हैं. तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है मीन्स दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम विच द अल्फा पार्टिकल टेक्स अ यू-टर्न. वी कैन से दैट कि वहाँ से वापस हो जाता है. तो देखते हैं वो क्या होती है. तो हमने कहा ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या हो रहा है बच्चे, ये यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या हो रहा है, वापस टर्न ले रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास. तो ये जो डिस्टेंस हमने कही यहाँ पर कि दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो रही है अपनी इस एटम के लिए, ठीक है. तो उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जब हमको निकालना है, जब हमको उसकी बात करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जैसे ही न्यूक्लियस जो अल्फ़ा पार्टिकल पहुँचता है, तो उस अल्फ़ा पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होता है कि जैसे उस पॉइंट पर पहुंची तो वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में. वो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर वी आर टेकिंग दी चार्ज हम लेते हैं. इसको निकालने के लिए अगर हम क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पर बच्चे चार्ज कितना होगा, तो हमने कहा दैट विल बी +2 ई चार्ज होगा. यस. देन ये जो फॉइल हम ले रहे हैं, जो भी हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी Ze, वो पॉजिटिव होगा वो भी, ठीक है. तो यहाँ पर हमने कहा कि चार्ज इस पर ये होगा और इस पर जो होगा दैट विल बी +2e, ठीक है. और जो डिस्टेंस होगी क्लोजेस्ट अप्रोच की दैट इज r0, हमने कहा कि उस पॉइंट पर आकर इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा. तो बच्चे उस पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उसको हम बोल देते हैं k अल्फा, ठीक है. तो दैट कैन बी 1/2 mv² होगी. वो तो अपन ने कहा कि उसकी वजह से वेलोसिटी से आ रहा है, वो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. तो बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब स्टॉप होगा,
तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर होगी अल्फ़ा पार्टिकल की, दैट कैन बी गिवन एज यू, और वो क्या हो जाएगी अपनी के Q1 Q2 बाय R, तो R यहाँ पे अपना R0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, के चार्ज कितना है बच्चे अपने पास, Q1 अपन ने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल का +2e, और न्यूक्लियस का चार्ज अपन ने कहा कि +ZE। तो अपने पास क्या हो रहा है, के 2 आगे लिख लेता हूँ, 2kZe² बाय R0 हो गया अपने पास। अब एज वी नो दैट कि हमने कहा कि जब इस स्टेज पर पहुंचता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे, वो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है ना। इट्स कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, अब अपन कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, तो हम यहाँ पर इनके वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो के अल्फ़ा है ना, के अल्फ़ा अपने पास कितना है, दैट इज़ 1/2 mv² एंड इट विल बी इक्वल टू दी 2kZe² बाय R0, ठीक है। अगर मैं यहाँ से R0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास R0 की वैल्यू क्या आ रही है, R0 इज इक्वल टू 2kZe² बाय के अल्फ़ा, यस, अल्फ़ा की काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक फार्मूला हो गया बच्चे अपने पास किसको निकालने का, दिस इज द फार्मूला टू फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R0 इज इक्वल्स टू 1/2 ऊपर आ जाएगा तो 4 लिख देता हूँ इसको मैं, 4kZe² और के अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 mv², तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 से। सो दैट विल बी द फाइनल फार्मूला फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच। ये किसका फार्मूला हो रहा है हमारे पास आ रहा है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर आप इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। के अल्फ़ा, जब हमने कहा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट करता है जब वो गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट होता है। मतलब वही बात है, जब अल्फ़ा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग की गई थी बच्चे, तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी के साथ उन अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया गया था, उन अल्फ़ा पार्टिकल को वहाँ पर क्या किया गया था, फॉल करना स्टार्ट कर रहा था, उनको थ्रो किया गया था। तो वो जो एनर्जी है, तो मतलब हमारे पास काइनेटिक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, यस, ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया बच्चे। अब दूसरी Z, जो हमने कॉइल ली है वो गोल्ड फॉइल ली है, उसकी वैल्यू होती है 79, Z की वैल्यू E, यू आर ऑलरेडी वेल नोन विद द E, ठीक है। तो यहाँ पर हम के अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में 2 अपनी जगह है, के की वैल्यू होती है 9.9 इंटू 10⁻⁻9, यस। तो 9 इंटू 10⁻⁻9 आप यहाँ पर रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे बच्चे, और Z की वैल्यू रखेंगे, और E की वैल्यू रखेंगे, और के अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। देन फाइनली यू विल सॉल्व, तो आपको यहाँ पर R की एक वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी 4.13, ये अप्रॉक्स होती है 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस वाले पोर्शन पे लिख देता हूँ मैं। तो जो R की वैल्यू होती है बच्चे वो अप्रॉक्स होती है गोल्ड फॉइल के लिए, हम गोल्ड के एटम के लिए बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर के अप्रॉक्स होती है। और इसको अगर हम फर्मी में बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं 41.3 फर्मी। और ये जो होगी
दैट कैन बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की रेडियस, उस एटम की रेडियस के बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर डायग्राम से देखें इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट कैन बी गिवन एज द रेडियस ऑफ दिस। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका डेरिवेशन आपको करते आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, द सेम फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द एनी ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। फॉर किसी भी आइटम के लिए आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर निकालने को आता है तो यू कैन यूज़ द सेम फॉर्मूला बच्चे। अब अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। इम्पैक्ट पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर कहता है कि जब न्यूक्लियस के करीब आने पर 180 डिग्री वाला तो सीधा अपना टर्न हो गया, 180 पे जो लाइट आई थी जो एकदम सामने से आ रही थी वो 180 पे वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो यू टर्न ले चुके हैं, वो यू टर्न लेके जा चुके हैं बच्चे। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं जो डेविएट होते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल अगर आ रहा है तो इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बदल रही है, दे आर डेविएटेड, वो चेंज हो रही है ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को इनकी सेंटर से जो आने वाली लाइन है उसके फॉर्म में अगर देखें तो ये क्या किस एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, जिस एंगल थीटा पर ये जो डेविएट होते हैं वो तो एंगल अपना क्या कहलाता है, दैट इज़ द स्कैटरिंग एंगल। और जब हम इसकी सेंटर से बात करते हैं कि जो सेंटर हो रहा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है, उस लाइन की जो डिस्टेंस है, दैट विल बी गिवन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ये क्या कहलाता है बच्चे, इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द सेंटर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड यू created by an object, that is the projectile created by that object projectile is approaching is called the B as the impact parameter कहते हैं बच्चे। उसको क्या बोलते हैं, ये impact parameter कहलाता है। अगर इसी impact parameter की मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं impact parameter की वैल्यू किस तरह से निकाल सकता हूँ, तो मैं impact parameter की वैल्यू जो होगी, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला के, जो अभी अपन ने फॉर्मूला किया उसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, के जेड ई स्क्वायर कॉट जो स्कैटरिंग एंगल होगा अपना थीटा बाय 2 बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम अगर 2 के में नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए, तो यू कैन राइट द बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन 1/2 एम वी स्क्वायर बच्चे, दैट इज 1/2। ओके, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो किस डिस्टेंस से पहले तो बैक जा रहा है। ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगी वो क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, और अगर वो उस डिस्टेंस से डेविएट हो रहा है तो उसकी जो लाइन है, मतलब हम बोल रहे हैं जो न्यूक्लियस के सेंटर से जो पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन जा रही है, उस लाइन से जो ट्रेजेक्ट्री जा रही है, किसकी ट्रेजेक्ट्री, अल्फ़ा पार्टिकल, जो प्रोजेक्टाइल किया है अल्फ़ा पार्टिकल, उस प्रोजेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल की जो लाइन है उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा, दैट विल बी गिवन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस ऑफ द फेल्योर ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल फेल कैसे हुआ, क्या हुआ कि इसकी कुछ लिमिटेशंस बनी बच्चे। देखो, सबसे पहले तो इसने हमको क्या दिया, इसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस जो होती है दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। क्या हुआ, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। और एटम की जो रेडियस हमने पढ़ी थी बच्चे वो थी 10⁻⁻10 मीटर। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इट इज़ इतने टाइम्स 10⁻, हम कह सकते हैं कि 10⁵ टाइम्स छोटी होती है किससे, एटम की रेडियस से। दूसरी बात वहाँ से हमको ये सीखने को मिला कि तो सेंटर में, एटम के सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 की हमने बात करी। देन हमने ये देखा
कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पर बना, ठीक है, क्या डिस्टेंस रही, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। हमने फॉर्मूला देखा क्लोजेस्ट अप्रोच का भी, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हमने देखा कि दैट इज़ द आर नॉट इज इक्वल्स टू के या 4k/z² बाय mv², या हमने ये भी देखा कि आर नॉट इज इक्वल्स टू 2k/z² बाय के अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर दी हो तो हम इजीली ये फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, या मास और वेलोसिटी का यूज़ करके भी हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच की। इसको हमने जब रेडियस की टर्म्स में बात करी तो इट कैन बी गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी, ये उसने मतलब जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल था वहाँ से हमको ये सारी चीज़ें तो सीखने को मिली, बट वहाँ पर भी इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल कहीं पर फेल हुआ। वो कहाँ फेल हुआ बच्चे? तो सबसे पहला फेल्यूअर अगर हम समझें तो उसका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में हैं, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, दे आर एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस की तरफ एक्सेलरेट करेगा, अगर वो जब न्यूक्लियस की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो वो जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है दे आर कंटिन्यूसली रेडिएटिंग एनर्जीज, वो एनर्जी को अपनी कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा बच्चे। और अगर वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली रेडिएट करते जाता है करते जाता है करते जाता है तो उससे क्या होगा? जब एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट होगी तो एक समय के बाद वो यहाँ से चला 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 रेडिएट करते जा रहा है तो वो उसकी एक एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करने लगेगा, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ वो जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद न्यूक्लियस में जाके बूम, दैट विल बी कोलैप्स, वहाँ जाके उस कोलैप्स हो जाएगा। और व्हेन इट इज़ कोलैप्सिंग तो उस कंडीशन में बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इन दैट कंडीशन कि एटम ख़त्म, एटम का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म, मतलब स्टेबल ही नहीं हुआ एटम। सो यस, द रदरफोर्ड वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, मतलब वो एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल रहे। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है स्पाइरल, उसमें स्पाइरल ऑर्बिट्स में अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है बच्चे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी। वो चेंज होगी तो वो कंटिन्यूसली कुछ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स देंगी। यस, सो जो रदरफोर्ड के लिमिटेशंस आए, जो रीज़न थे फेल होने के, सबसे पहला कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरी बात, ही इज़ नॉट एबल, दे कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी को भी, मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो स्पाइरल होगा। यार अगर वो स्पाइरल होगा और वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट करते 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 एक समय के बाद वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे, और इस कंडीशन की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो 10⁻⁻8 सेकेंड में ये पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, बहुत फास्ट ये होगा, तो एक एटम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। या हम बोले 8 मिलीसेकंड के अंदर ये बहुत जल्दी जब ख़त्म हो रहा है, एक एटम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एटम स्टेबल नहीं होगा, तो उस एटम की स्टेबिलिटी को भी ये नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड मॉडल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ साथ उसके फेल्यूअर्स भी हमको देखने को मिलते हैं बच्चे। ओके बच्चे, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। हमने जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उसके बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल से? क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एन अल्फा पार्टिकल विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अपने को निकालनी है बच्चे। क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक नोटिस होना चाहिए बेटा कि क्या पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। यस सर, द पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल।
तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, चार्ज, है ना। मैं इसको Q1 ले लेता हूँ, मेरा Q1 जो चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चे अल्फा पार्टिकल के लिए, दैट इज 2e प्लस 2e। और न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को Q2 बोलते हैं, दैट इज ZE। यस, यहाँ पर Z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है बिकॉज उसने कहा है कि द एटॉमिक नंबर 50, तो Z हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 50 दिया हुआ है। एंड द अल्फा की अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इस 10 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में, तो दैट बिकम्स 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और मेगा है तो 10 टू पावर 6, तो ये अपन ने बना लिया इसको 10 टू पावर -13। अब जरा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का, दैट इज के 2kZe² अपॉन mv², ये एक फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास 1/2 mv² की वैल्यू नहीं है बच्चे, 1/2 mv² पूरे की वैल्यू है, क्योंकि दैट इज द के अल्फा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करा था हम लोगों ने, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं 2kZe² अपॉन के अल्फा बच्चे, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ के अल्फा। चलिए, तो इसको अपन क्या करते हैं, वैल्यूज रखकर सॉल्व करते हैं। इसमें हमको वैल्यूज क्या क्या रखनी है बच्चे, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इन्हीं सारों की वैल्यूज को हम लोग रखते जाते हैं। तो हमने कहा कि सर R0 हमको निकालना है 2 एंड के इज द यस कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, रख दो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Z की वैल्यू बच्चे आपको 50 दी हुई है यहाँ पर, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये होगा इसका स्क्वायर अपॉन नीचे के अल्फा की वैल्यू रखना है अपने को। तो के अल्फा जो अपन ने लिया है दैट इज 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 होगा बच्चे। इन वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये 10 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, मैंने पहले इसको कर दिया, 9 टू 18 हो गया मेरे पास, ओके। और ये हो गया 10 टू 9 को भी रखता हूँ मैं संभाल के, 1.6 को ऐसा ओपन कर लेता हूँ, 1.6 इसका स्क्वायर हो रहा है, 1.6 को ओपन कर लिया मैंने, और ये हो गया 10 टू पावर -38, 19 टू ज़ा, ओके। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग दिस टू अप, इसको हम लोग ऊपर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, इसको अप ला रहे हैं, और ये 9 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 13 हो जाएगा, एंड सिंपली वी आर गेटिंग द 1.6 इन डाउन, यस। तो ये जो 1.6 है डाउन में, ये जो 1.6 आपके पास बच रहा है, और साथ में बच्चे हमारे पास एक 5 भी बच रहा था, तो ये पहले तो 1.6 से इसको निपटा दो, और वी आर गेटिंग द 5 ही, ठीक है। अब R0 ये 18 5 90 वाला मैंने फॉर्मेट यूज़ कर लिया, इंटू 1.6 कर लिया है मैंने बच्चे यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास हो रहा है 22, 18 दैट इज -38 है और +22 आ रहा है, -38 है और +22 आ रहा है बच्चे अपने पास यहाँ पर। तो हम क्या देखेंगे इसको, व्हेन वी विल सॉल्व इट, 38 और 22, 38 और 22, ये एक 10 अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, अगर मैं यहाँ पर एक 10 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 15, 10 टू दी पावर, ये हो गया -15, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास R0 की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, यस। तो ये हो गई बच्चे आपकी डिस्टेंस ऑफ दी क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन से हमको डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी थी बच्चे, तो वो हमने कैलकुलेट करी, सिंपल फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी अल्फा पार्टिकल की। अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है अल्फा पार्टिकल की तब तो आप ये प्रोसेस करोगे, अगर नहीं दी हुई है तो आप Z के साथ जो E रखोगे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज रखोगे दैट विल बी द सिंगल चार्ज होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। चलिए आते हैं जरा यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है।
तो दूसरा क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ओके ऑफ वेलोसिटी 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इज स्कैटर्ड बाय अ गोल z इज इक्वल्स टू 79 ओके गोल्ड फॉइल है. फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स टू द गोल्ड न्यूक्लियस. द वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास for alpha particle, charge by mass for alpha particle is 4.8 into 10⁻⁷ कूलम पर kg. सर ये क्या बात हो गई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया बेटा? आएगा, इससे भी आंसर आएगा, अपना सेम फॉर्मूला ही अपन यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो अपन सारी कंडीशंस को देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है बच्चा? अल्फा पार्टिकल दिया हुआ, तो मैंने चार्ज रख लिया Q1 अल्फा पार्टिकल के लिए. Q अल्फा भी लिख सकता हूँ मैं, दैट इज +2e. इसको तो अपन ने अपने पास रख लिया है. दूसरी बात, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है आपको, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर? दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. जरा एक और बात ध्यान रखो, Q2 Z गोल्ड है तो Q2 कितना हो जाएगा बच्चे? अपना Z ही हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज. ठीक है, गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज अपना क्या हो जाएगा? Z ही हो जाएगा. नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन द चार्ज बाय मास फॉर अल्फा पार्टिकल. अरे चार्ज बाय मास है अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या है? Q1 है, बाय मास m. ये कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ बच्चे 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर kg. जरा देखो यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला बना रहा हूँ. क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है? क्लोजेस्ट अप्रोच का ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल के लिए ही यूज़ कर रहे हैं. बट हमारा फॉर्मूला क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच का? सर हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है कि दैट विल बी k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय k इंटू Q1 इंटू Q2, में वैल्यूज़ नहीं रख रहा हूँ, बाय k अल्फ़ा. यस, ये पढ़ा था अपन ने. इसको ज़रा इस तरह से तोड़ लेते हैं कि k कांस्टेंट की वैल्यू, Q1 Q2 बाय mv², हाफ है तो इस 2 को ऊपर ले आता हूँ मैं. अब जरा देखना बच्चे, हाफ mv² की वैल्यू रख दी मैं, 2 ऊपर आया है. ये जो Q1 है मेरे पास, Q1 की वैल्यू क्या है? +2e. बट मेरे पास दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो तो 2e होगा ना. तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज बाय मास का रेशियो Q1 बाय m. जरा यहाँ देखो, Q1 बाय m की वैल्यू हमको दी हुई है, आपको सिर्फ Q2 की वैल्यू रखना है, दैट इज द z इंटू ई एंड v. तो z इतना अपने पास कितना दिया हुआ है बच्चे? z अपने को दिया हुआ है 79. चलिए सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं. चलिए, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो r0 की वैल्यू बनेगी, हम लोग फॉर्मूला देख लीजिए एक बार वापस से. हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? 2k Q1 बाय m Q2 बाय v², है ना. तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है बच्चे, द सेम फॉर्मूला. r0 इज इक्वल्स टू 2k Q1 Q2 बाय m v². यस, जरा देखो यहाँ पे Q1 बाय m है ना, और Q2 की वैल्यू, तो इनको जरा अच्छे से रख देते हैं हम लोग, वैल्यूज रख देते हैं. ठीक है, तो 2k Q1 बाय m को ही रहने दो. ठीक है, इनटू यहाँ पर मैं अपॉन में रख देता हूँ v², और z QE की वैल्यू अपन ने क्या रखी है? ZE रखी है सर. तो ZE को अपन लोग यहाँ पर रख देते हैं. अब सारी वैल्यूज बच्चे रखो फटाफट. चलिए, वैल्यूज अपन ने रखी, अपने पास क्या आ रहा है? 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये तो फिक्स है भैया. इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है अपने पास? दैट इज दी 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम. तो यहाँ पे अपन रख देते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁷. ओके, Q इज Q2 दैट इज ZE, मतलब 79 Z है, और E की वैल्यू तो आपको वेल नोन है बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब बच्चे नीचे बचता है कौन? आपका v² बचता है. तो v की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? जरा देख लीजिए, v की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁷. यस, तो इसको ही रखते हैं अपन यहाँ पर. व्हेन वी पुट इट 2.1, स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 2.1, v का स्क्वायर है, इंटू 10⁻⁷, मतलब ये हो गया 10⁻14. इन सारी चीज़ों को रखकर बच्चे जब हम सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, ये अपना 2.1 10⁻14 अपना सारा स्क्वायर आता है. तो अपन इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. अपन ने इसको सॉल्व करा, देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, 9 2 18 हो रहा है. ये 18, ये 3 से अपन इसको क्या करते हैं, इसको 3 कर दिया, इससे 0.7 हो गया बच्चे, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया.
ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0.7 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, अपना खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अपने पास बचता क्या है 0.49 नीचे बच रहा है। आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 0.49 नीचे बच रहा है। ये 10 टू दी पावर 14 को तो अभी मैं ऊपर ले आ रहा हूँ माइनस में करने के लिए। देखो 9 7 15 10 टू 9 प्लस 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर 7, तो 9 प्लस 7 अपने पास यहाँ पर आ रहा है 16 आ रहा है बच्चे। ये 16 जो है इस 19 को 10 टू दी पावर माइनस 3 में कन्वर्ट करेगा और नीचे से -3, ये 10 टू दी पावर -3 हो गया और नीचे से वापस प्लस 14 -14 बन के ऊपर आ रहा है, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। तो ऊपर तो मेरा हो गया बच्चे कितना 10 टू दी पावर -17 हो गया। और अब बच क्या रहा है 2.48 मतलब 8.4 और 79 है ना, तो मेरे पास बच रहा है 9.6 बच रहा है बच्चे, 9.6 4.8 का मल्टीप्लाई करा मैंने इंटू 79 अपॉन 0.49 बच रहा है बच्चे यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग 2.476, क्या मिलेगा हमको बेटा 2.476 इंटू 10 टू दी पावर -14 हो जाएगा। ठीक है, ये दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा डिवाइड करने पर 2476 इंटू 10 टू दी पावर -17। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एंड वी आर गेटिंग द साइंटिफिक नोटेशन में हमको आंसर मिल गया बच्चे। कितना आ गया हमारा आंसर, द आंसर इज 2.476 इंटू 10 टू दी पावर -14 मीटर। क्लियर, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आता है, अगर आपको मास और वेलोसिटी दो, सबसे पहले ये देखना है बच्चे कि पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है कि नहीं, सबसे पहली बात। और मोस्टली हमारे पास अल्फा पार्टिकल की ही बात की जा रही है, तो हम अल्फा पार्टिकल की सीधा चार्ज रखेंगे और जो चार्ज गिवन है वो चार्ज रखेंगे। अगर चार्ज बाय मास कहीं पर दिया हो तो हम चार्ज बाय मास Q/m वाला रेशो रख सकते हैं। ओके बच्चे, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मास आपको पर्टिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटम की। ओके।